कालिंदी से जब महाराज चतुरसेन ने शादी की थी तो एक शर्त उसके पिता ने महाराज के सामने रखी थी, जिसे मान लिया गया था। शर्त थी कि कालिंदी से जो भी पुत्र होगा वही एक दिन महाराज का उत्तराधिकारी बनेगा। जहाँ तक महाराज का प्रश्न था, उन्हें उस शर्त को मानने में कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि संतान के लिए ही उन्होंने कालिंदी से विवाह किया था। लेकिन 4 वर्ष बीतने के बाद भी जब कालिंदी मां न बन सकी तो महाराज चतुरसेन सोचने लगते हैं, ये भाग्य की कैसी विडंबना है कि चौथी रानी कालिंदी भी मां नहीं बन सकी। क्या अब मुझे संतान के लिए 5वां विवाह करना होगा? तभी महल की एक दासी ने आकर महाराज को खुशखबरी दी कि महाराज, बड़ी रानी मां बनने वाली हैं। यह खबर सुनते ही महाराज खुशी से झूमने लगे और उन्होंने शुभ समाचार लाने वाली दासी को अपने गले से माला उतारकर इनाम में दे दी। महल का सारा वातावरण जो आज से पहले तक उदास था, खुशियों से महक उठा। इस समाचार से महल के हर कोने में नई उमंग जाग उठी। यह खबर सुनते ही राजा चतुरसेन बड़ी रानी के कक्ष में पहुंचा और कहने लगा, रानी जी, हमें आज पूर्ण विश्वास हो गया है कि हम सचमुच भाग्यशाली हैं। यदि युवराज ने जन्म लिया तो हम अपने आप को बहुत ही किस्मत वाला समझेंगे। महाराज, ईश्वर मेरी लाज रखेगा और आपकी इच्छा पूरी करेगा। राजकुल का दीपक अवश्य आएगा। महाराज ने दासी को हुक्म दिया, जाकर नगर कोतवाल से कहो, सारे शहर में मुनादी करा दे, हमारी खुशी में सारा राज्य शामिल हो। नगर की हर अट्टालिका दीपमालाओं से सजे और घर घर मंगल गीत गाए जाएं। रानी कहती है, मगर महाराज, पहले युवराज का जन्म तो हो जाए। जब ये खुशी का समाचार लेकर एक दासी कालिंदी के पास आई और कहने लगी, महारानी जी, आपने सुना, बड़ी रानी जी शीघ्र ही माँ बनने वाली हैं। सारा महल तो खुश है, आपको भी खुश होना चाहिए छोटी रानी जी। हाँ, होना तो चाहिए, परंतु तब जब मैं खुद माँ बनने का गौरव पाऊंगी। मेरी सौत के संतान होगी, उससे मुझे क्या मिलेगा? अभी दासी और कालिंदी में इस तरह की बातें हो ही रही थी कि महाराज ने अंदर प्रवेश किया। महाराज को वहाँ आता देख दासी वहाँ से चली गई। राजा कहते हैं, माना कि तुम्हारी सौत की संतान होगी, मगर उस पर तुम्हारा भी अधिकार होगा। महाराज, यह सब बात की बात है। आप ये बताएं कि मेरे पिता को दिए वचन का क्या होगा? रानी, हम दिया गया वचन कभी नहीं भूलते। फिर दोहराते हैं कि राजा तुम्हारा बेटा ही होगा, लेकिन वह जन्म तो ले। महाराज, ईश्वर मेरी विनती को कभी तो जरूर सुनेगा। हाँ रानी, हमें पूरा विश्वास है कि ईश्वर तुम्हारी पुकार जरूर सुनेगा। अब चलकर बड़ी रानी को बधाई दो। सभ्यता के नाते तुम्हारा यही कर्तव्य है। किंतु कालिंदी के मन को चैन नहीं था। उसके मन में कई शंकाएं थी। अगर उसके पुत्र ने जन्म नहीं लिया और बड़ी रानी को पुत्र प्राप्त हुआ तो नियम अनुसार बड़े राजकुमार को ही युवराज घोषित कर दिया जाएगा और इस तरह उसके सारे सपने धूल में मिल जाएंगे। लेकिन वह कर भी क्या सकती थी। अगले दिन शाम को जब कालिंदी महल के पीछे बगीचे में सैर कर रही थी, तभी एक दासी उनके पास आई और कहने लगी, यदि रानी जी नाराज ना हो तो कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ हाँ, कह जमुना, तू क्या कहना चाहती है? पटरानी जी, बड़ी रानी तो अब माँ बनने वाली हैं, आपका क्या होगा? दासी, महाराज अपना वचन स्वयं दोहरा गए हैं, अब मुझे कोई चिंता नहीं है। किंतु मुझे तो चिंता है। अब किसी को क्या पता कि कल क्या होगा। भगवान न करे कई साल बाद आप माँ बने और बड़ी रानी ने अगर पुत्र को जन्म दिया और महाराज असमय चल बसे तो वचन कैसा? क्या कह रही हो? क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब है रानी जी, यह परंपरा है कि बड़ा पुत्र ही युवराज होता है और युवराज ही राजा बनता है। अगर युवराज ने बाद में ये नियम ना तोड़ा तो? मगर दासी, इस बारे में
अब मैं कर भी क्या सकती हूँ? अगर आप अनुमति दें तो क्या नहीं कर सकती, और फिर मैं भला किस दिन काम आऊंगी। और जमुना कालिंदी के कान में फुसफुसाने लगी, नहीं नहीं, यह ठीक नहीं है। अगर कहीं भेद खुल गया तो महाराज तेरे साथ साथ मुझे भी जिंदा दीवार में चिनवा देंगे। सोच लीजिए रानी जी, मेरा क्या है, मैं तो दासी हूँ। मर गई तो ठीक, बच गई तो इनाम पाऊंगी, मगर मानूंगी आपका कहा ही। और दासी चली गई, मगर कालिंदी के विचारों को एक नया मोड़ दे गई। कालिंदी सोचती रही, राजमहलों में सैकड़ों किस्म के षड्यंत्र जन्म लेते हैं। अगर मैं भी जमुना की बात मानकर षड्यंत्र रचूं तो क्या हर्ज है। और इसी तरह दिन बीतने लगे। बड़ी रानी की सेवा और देखभाल होती रही, और वह दिन भी आ गया जब बड़ी रानी किसी भी क्षण माँ बन जाती। रानी कालिंदी कहती है, देखो जमुना, सब काम ठीक ठाक से करना, और यदि पकड़ी जाओ तो मेरा नाम हरगिज न लेना। आप चिंता ना करें रानी जी, पकड़ी गई तो स्वयं विष खा लूंगी, और बच गई तो इनाम लूंगी। जमुना राजमहलों के षड्यंत्रों से पूरी तरह परिचित थी। प्रसव के लिए जिस दाई को बुलाया गया था, जमुना ने उसे भारी लालच देकर खरीद लिया था। वे उसे बताने लगी, तुमसे जैसा कहा गया है वैसा ही करना। अगर सारा सिलसिला ठीक रहा तो बहुत बड़ा इनाम पाओगी, वरना अपने बेटे से हाथ धो बैठोगी। दाई कहती है, जमुना, तुमने एक गलत काम कराने के लिए मेरे इकलौते बेटे का अपहरण कराकर ठीक नहीं किया। यह इंसानियत नहीं है। डरो मत, तुम्हारा बेटा सुरक्षित है, और रानी कालिंदी भी हमारे साथ है। उस दिन बड़ी रानी ने 2 जुड़वा पुत्रों को जन्म दिया, किंतु प्रसव के समय रानी बेहोश हो गई थी। उसे कुछ पता न चल पाया कि उसने किसे जन्म दिया है। जमुना भी वहाँ पर मौजूद थी। जमुना ने बड़ा सा पत्थर दाई को दिया और कहा, जब बड़ी रानी को होश आए तो उन्हें कहना कि उन्होंने इस पत्थर को जन्म दिया है। जमुना दोनों बच्चों को लेकर वहाँ से चली गई। उधर महाराज चतुरसेन बड़े बेचैन थे। उन्होंने बड़ी रानी की दासी सावित्री को बुलाया और कहा, सावित्री, तुम जाकर पता तो करो, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। जब दासी सावित्री रानी के कक्ष में आई तो दाई कहने लगी, भाग्य की बात है, क्या किया जा सकता है। बड़ी रानी ने पत्थर को जन्म दिया है। पत्थर को? यह तो आश्चर्य है, न कभी देखा न कभी सुना। सावित्री पर मानो बिजली टूट पड़ी, और जब यह समाचार महाराज को पता चला तो वे बेहोश होकर नीचे गिर पड़े। आखिर वे इतने वर्षों से बाप बनने का सपना जो देख रहे थे, महल में हाहाकार मच गया। उधर जमुना ने जीव हत्या के पाप से बचने के लिए नदी किनारे जाकर एक टोकरी में दोनों बच्चों को लिटाया और लहरों के हवाले कर दिया। जब जमुना वापस महल में लौटी तो वहाँ मातम छाया हुआ था। फिर रानी कालिंदी के कक्ष में जाती है तो रानी उससे पूछती है, जमुना, तूने उन दोनों बच्चों का क्या किया? रानी जी, मैंने दूर जंगल में जाकर उनको जान से मार दिया और जमीन में गाड़ दिया। यही तो आप चाहती थी ना? शाबाश जमुना। और रानी कालिंदी ने उसे बहुत इनाम दिया। जमुना वे इनाम पाकर बहुत खुश हुई। अब जब ये दुखद समाचार राजमहल से नगर में पहुंचा तो सभी नगरवासी दुखी हो उठे। सोनपुर नगर के दक्षिण में एक मंदिर था, उसी के साथ एक नदी बहती थी। मंदिर का पुजारी पंडित ओमदत्त सुबह के समय नदी में स्नान कर रहा था कि उसे बच्चों के रोने की आवाज सुनाई दी। तभी उसने देखा कि सामने से एक टोकरी बहती हुई आ रही है और उस टोकरी में से ही बच्चों के रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। पंडित ओमदत्त शीघ्रता से उस ओर बढ़ा जहाँ से टोकरी बहती जा रही थी। उन्होंने टोकरी अपनी ओर खींच ली और एक बच्चे को गोद में उठा लिया। वे बच्चे को देखकर सोचने लगे, कितना सुंदर बच्चा है, ये किसी निर्दयी माँ का काम है। हे भोलेनाथ, तुम तो अंतर्यामी हो,
तुमने ही निसंतान ब्राह्मण पर ऐसी कृपा की है। लेकिन भावावेश में ओमदत्त का ध्यान दूसरे बच्चे से जरा हट गया। नदी के बहाव में टोकरी पंडित के पांव के पास से निकली और बहने लगी। पंडित जी कहते हैं, अरे ओ पंडिताइन, देख गंगा माँ ने हमें क्या दिया है। और पंडित की चीख पुकार सुनकर पंडिताइन सारा काम बीच में छोड़कर भागी भागी पंडित के पास आई और कहने लगी, अरे ये बच्चा किसका है? तुम्हें कहाँ से मिला? कौन है? तुम्हारे पास कहाँ से आया? पंडिताइन, एक और भी बच्चा है इस टोकरी में, गंगा नदी में बहते हुए आए हैं। पंडिताइन ने इधर उधर नजर दौड़ाई मगर उसे टोकरी कहीं भी नजर नहीं आई। वह पंडित पर बरस पड़ी। समझ गई, आज फिर सुबह सुबह भांग का गोला चढ़ा बैठे हो, एक के दो नजर आते होंगे। अरे वे टोकरी कहाँ गई? अभी अभी तो यहीं थी। पंडित ने नदी में दूर दूर तक देखा मगर उसे टोकरी कहीं नजर नहीं आई। अतः दयावान पत्नी ने पति की भावना का आदर किया और उस बच्चे को पालने का फैसला कर लिया। इधर वे टोकरी कुछ दूर बहने के बाद झाड़ियों में फंस गई थी, इसलिए वे पंडित को नजर नहीं आई थी। किसी ने सच ही कहा है, तकदीर के लिखे को कौन टाल सकता है। उसी समय नदी किनारे से दो चोर चले आ रहे थे। तभी वे दोनों बच्चे के रोने की आवाज सुनकर चौंक पड़े और वे दोनों चोर टोकरी के पास जा पहुँचे। बच्चे को देखकर एक चोर कहने लगा, यार हम इस बच्चे का क्या करेंगे? अरे तू मूर्ख है क्या? इस बच्चे को हम बेचेंगे। मगर गोविंद, हम इसे बेचेंगे कहाँ? दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी कोई संतान नहीं है और वो संतान पाना चाहते हैं। अरे हमारे महाराज निसंतान हैं, चलकर सौदा कर लेते हैं। कहते तो तुम ठीक हो, पर महाराज इसे क्यों लेंगे? नहीं लेंगे तो क्या हमें फांसी पर चढ़ा देंगे? हम इसे वापस लाकर अपने आप पाल लेंगे, तब ये बड़ा होकर हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। इधर राजमहल में बड़ी रानी की तबीयत खराब रहने लगी थी। राजवैद्य महाराज को बताते हैं कि रानी को होश तो आता है मगर अपना बच्चा ना पाकर वह फिर बेहोश हो जाती हैं। वैद्य जी, इसका कोई उपाय तो होगा। महारानी जी की जिंदगी तभी बच सकती है जब उनकी गोद में कोई बच्चा डाल दिया जाए, अन्यथा उन्हें नहीं बचाया जा सकता। राजवैद्य जी, कौन माँ हमें अपने कलेजे का टुकड़ा निकाल कर देगी? महाराज, आप पूछताछ तो कीजिए, शायद किसी ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया हो और वे एक हमें दे दे। उसी पल द्वारपाल ने आकर सूचना दी, महाराज, दो नागरिक एक नवजात बालक को लेकर आए हैं और वे आपसे मिलना चाहते हैं। जाओ और उन्हें आदर सहित अंदर ले आओ। कुछ ही देर में वे दोनों चोर महाराज के सामने उपस्थित हुए। उसी समय दाई ने आकर महाराज को सूचित किया कि महारानी की तबीयत बिगड़ रही है। ये सुनकर राजवैद्य तुरंत रानी के पास पहुँचे। उधर चोरों ने वे बच्चा महाराज को दिखाया। बच्चे को देखकर महाराज सोचने लगे, बच्चा ऊंचे कुल का प्रतीत होता है। चोर कहता है, महाराज आप क्या सोचने लगे? बच्चा लीजिए और हमें इनाम देकर विदा कीजिए। उसी वक्त राजवैद्य वहाँ आए और कहने लगे, महाराज, महारानी अपने दिमाग का संतुलन खो बैठी हैं। अगर आपने इस बच्चे को रखने का फैसला कर लिया है, शायद इस बच्चे को पाकर महारानी भी ठीक हो जाएं। ठीक है वैद्य जी, आप बच्चा ले जाकर रानी की गोद में डाल दें और कह देना कि यह उनका पुत्र है। राजवैद्य बच्चे को लेकर चले गए। महाराज ने दोनों चोरों को भरपूर इनाम देकर विदा किया। केवल जमुना ने ही बड़ी रानी के बच्चे को पैदा होते देखा था, इसलिए यह बात कोई नहीं जान सका कि जो बच्चा पुनः महारानी की गोद में आया है वे वास्तव में उन्हीं का पुत्र है। पर जमुना यह बात जान गई थी कि वो बच्चा बड़ी रानी का ही बेटा है। अपनी जान जाने के भय से उसने यह बात रानी कालिंदी और किसी को भी नहीं बताई।
दिन बीतते गए, महारानी का पागलपन धीरे धीरे ठीक होता गया। वे उस बच्चे को वैसा ही प्यार करने लगी जैसे वे उनका अपना बच्चा हो, और उन्हें बताया भी यही गया था। वक्त धीरे धीरे बीतता जा रहा था। रानी कालिंदी ने भी कुछ वर्ष बाद एक पुत्र को जन्म दिया। तब तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा, और महाराज भी अपने पुत्र को देखकर खुश हो गए। महाराज, ये हमारे राज्य का भावी सम्राट है। तुम ठीक कहती हो रानी। उधर बड़ी रानी का पुत्र भी 5 वर्ष का हो गया था। बड़ी रानी ने उसे बड़े लाड प्यार से पाला था। उधर पंडित के पास पलने वाला कुमार भी बड़ा हो गया था। पंडित ने उसकी जन्म कुंडली बनाई और उसका भविष्य जाना। पंडित के अनुसार उसके बेटे के भाग्य में राजयोग लिखा था। पंडित ने अपने पुत्र को विद्या ग्रहण करने के लिए काशी भेज दिया। पंडित ने अपने पास पलने वाले बालक का नाम अजय रखा और बड़ी रानी ने अपने पास पलने वाले बालक का नाम विजय रखा। कालिंदी के बेटे का नाम प्रलय रखा गया। इधर महलों में पल रही विजय की रुचि शस्त्र विद्या सीखने में बढ़ती जा रही थी। धीरे धीरे 16 वर्ष बीत गए। अब अजय पूर्ण रूप से जवान हो गया था। इन दिनों वे काशी के विद्वान पंडित शुक्रदेव के पास शिक्षा ग्रहण कर रहा था। एक दिन शुक्रदेव कहते हैं, अजय, एक ब्राह्मण को जिस ज्ञान में निपुण होना चाहिए तुम उससे भी आगे निकल चुके हो। अब तुम अपने माता पिता के पास जा सकते हो। गुरुदेव, ज्ञान ध्यान में निपुण होकर भी मैं संतुष्ट नहीं हूँ। मेरी इच्छा द्रोण की तरह शस्त्र विद्या में भी निपुण होने की है। ठीक है, तुम सोम ऋषि के आश्रम में रहो। इस विद्या के वे सबसे बड़े ज्ञाता हैं। और अपने गुरु की आज्ञा पाकर अजय सोम ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। सोम ऋषि ने उसे शस्त्र विद्या सिखाना शुरू कर दिया और 4 वर्ष बाद जब वे 20 वर्ष का हुआ तो शस्त्र विद्या में निपुण हो गया था। वह अपने गुरु सोम ऋषि का आशीर्वाद प्राप्त करके अपने घर वापस लौट आया। इधर महाराज वृद्ध हो चले थे और उन्हें चिंता थी कि राज्य की बागडोर वे किसके हाथ सौंपें। राज्य का कोई भी व्यक्ति प्रलय सिंह को राजा बनाने के पक्ष में नहीं था, क्योंकि प्रलय का तो स्वभाव ही निराला था। वे दास दासियों को अपने पैर की जूती समझता था और नगर के किसी भी मनुष्य से सीधे मुंह बात नहीं करता था। एक दिन महाराज कहते हैं, रानी कालिंदी, तुमने अपने पुत्र प्रलय को क्रूर बना दिया है। उसे जनता ने राजा मानने से मना कर दिया है। जनता का क्या है महाराज, यह तो शासक पर है कि वे कैसे शासन करता है। रानी, अगर यही स्थिति रही तो एक दिन इस राज्य का विनाश निश्चित है। उस राज्य में वार्षिक उत्सव पर अनेक तरह की क्रीड़ाएं और रण कौशल भी दिखाया जाता था। पिछले 2 वर्षों से राजकुमार प्रलय ही रण कौशल में जीत रहे थे। वार्षिक उत्सव प्रारंभ हुआ। बड़ी रानी के पास उनका बेटा विजय बैठा हुआ था। वे बोला, माँ, आप आदेश दें तो मैं इस बार प्रलय का सर झुका दूं। 2 वर्षों से आप मुझे रोकती रही हैं। नहीं बेटा, यहाँ तो षड्यंत्रों का जाल बिछा हुआ है। रानी कालिंदी यह नहीं सहन करेंगी कि उसका पुत्र हार जाए। जब राजकुमार प्रलय के मुकाबले रण कौशल दिखाने की घोषणा सुनाई गई, तब ब्राह्मण पुत्र अजय कहता है, महाराज, इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए मैं सामने आता हूँ। तभी युवराज प्रलय सिंह चीख उठा, ब्राह्मण होकर शस्त्र उठाने चला है, जाकर भिक्षा मांग कर पेट भर। मैं ब्रह्म हत्या का पाप नहीं लेना चाहता। युवराज, इतने अहंकारी ना बनो। अगर रगों में वीर माता का रक्त है तो आओ और मुझसे लड़ो। अगले ही पल प्रलय क्रोध में भरकर मैदान में आ गया और फिर दोनों भिड़ गए। तलवारबाजी के नए नए पैंतरे देखकर महाराज ही नहीं, सारी जनता भी वाह वाह कर उठी। पहले ही क्षणों में प्रलय सिंह की तलवार टूट गई। वे अजय के मुकाबले अनाड़ी था
हार जाने पर प्रलय क्रोधित हो गया और मैदान छोड़कर वहां से चला गया। यह देखकर रानी कालिंदी को भी बहुत क्रोध आया और वे वहां से उठकर चली गई। फिर महाराज चतुरसेन सिंहासन से उठकर आए और उन्होंने अजय को पुरस्कार दिया और उसका परिचय लेने के बाद कहने लगे, हम तुम्हारी बहादुरी से बहुत प्रसन्न हैं। कभी समय मिले तो राजमहल में आकर हमसे मिलना। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। और इसी के साथ वार्षिक उत्सव समाप्त हो गया। अवसर पाकर एक दिन अजय महाराज से महल में मिला। महाराज उसे कहते हैं, अजय, तलवार पर तुम्हारी पकड़ तो देखकर ही लगता है तुम इस कला में पारंगत हो। महाराज, यह सब तो गुरुजनों, माता पिता और महाराज की कृपा है। बेटा, किन्हीं दुर्भाग्यपूर्ण कारणों से मैंने प्रलय को युवराज बनाया है, जबकि विजय को शस्त्र ज्ञान उससे ज्यादा है। हमारे 2 पुत्र हैं, प्रलय और विजय। तुम उनके गुरु बन जाओ। महाराज, आपका आदेश सर आंखों पर। किंतु एक प्रश्न है, क्या आप ये उचित समझते हैं कि एक क्रोधी और क्रूर व्यक्ति राजा बन सकता है? हम उसकी माँ को दिए वचन से बंधे हैं, परंतु महाराज, राजनीति कहती है कि राजा द्वारा किसी को दिए गए वचन का मूल्य तभी तक होता है जब तक उस वचन से प्रजा का अहित ना हो। यदि ऐसा हो तो वचन भंग किया जा सकता है। अजय, हम राजपूत हैं, अपने दिए गए वचन का पालन मरकर भी करते हैं। महाराज, तब तो पहले आप उस वचन का पालन कीजिए जो आपने प्रजा से राज्य अभिषेक के समय किया था। सभी राजा प्रतिज्ञा करते हैं कि प्रजा की भलाई के लिए ही वे जीवित रहेंगे। हाँ, ये वचन हमने भी अपनी प्रजा को कभी दिया था। तो महाराज, उस वचन का पालन हो, फिर रानी को दिए वचन पर विचार हो सकता है। तभी वहाँ धड़धड़ाता हुआ प्रलय सिंह आया और कहने लगा, बकवास बंद करो। महाराज उसे कहते हैं, बेटा, तुम्हें यहाँ बिना आज्ञा के नहीं आना चाहिए था। महल में रहते हो और यहाँ के कानूनों को नहीं जानते हो। पिताजी, राजा किसी की आज्ञा का मोहताज नहीं होता और हम यहाँ के होने वाले राजा हैं। लेकिन हम अभी विचार कर रहे हैं कि तुम्हें राजा बनाया भी जाए या नहीं। ओह, तो बुढ़ापा आते आते आपकी नीयत में भी फर्क आ गया है, पर इसका इलाज मेरे पास है। उस पिता को मेरी नजरों में जीने का कोई अधिकार नहीं है जो पुत्र को सरेआम अपमानित करता है। और प्रलय ने अपनी तलवार निकालकर महाराज के पेट में घोंप दी। उसी समय महाराज जमीन पर गिरे और उनके प्राण पखेरु उड़ गए। इसके बाद प्रलय ने सैनिकों को आदेश देकर अजय को कारागार में डलवा दिया और उस पर महाराज की हत्या का आरोप लगा दिया। बड़ी रानी की दासी ये सारी घटना देख रही थी। वे जल्दी से बड़ी रानी के पास गई और उसने सारी बात महारानी को कह सुनाई। प्रलय अब बड़ी रानी और विजय को भी मारने की कोशिश कर सकता था, इसलिए रानी और विजय ने महल से भाग जाना ही उचित समझा। फिर महारानी और दासी के साथ विजय उसी समय गुप्त द्वार से महल से बाहर निकल गया। इधर प्रलय महामंत्री को महाराज का दाह संस्कार करने की तैयारियां करने का आदेश देने के पश्चात अपनी माँ के पास पहुँचा और कहने लगा, अनर्थ हो गया माँ। कल जिस अजय नाम के युवक को पिताजी ने पुरस्कार दिया था, आज वे पिताजी से मिलने के लिए महल में आया और उसने पिताजी की हत्या कर दी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कहाँ है वे नीच युवक? माँ, मैंने उसे कारागार में डलवा दिया है और चाहता हूँ कि मेरी ताजपोशी के समय ही उसे सारी प्रजा के सामने मृत्यु दंड दिया जाए। बेटा, ये तुमने ठीक सोचा। मेरी इच्छा है कि उस नीच को सरेआम हाथी के पैरों तले कुचलवा दिया जाए। कालिंदी को सूचना देने के बाद प्रलय सिंह जैसे अपने कमरे में पहुंचा, तभी सैनिक कहता है, गजब हो गया हुजूर, गजब हो गया। बड़ी रानी तथा विजय महल में नहीं है। क्या? हाँ हुजूर,
लगता है उन्हें आप पर शक हो गया है, इसलिए वे महल से भाग गए हैं। अरे मूर्ख, तुरंत जाकर उन्हें ढूंढो। वे हमें हर हालत में जिंदा या मुर्दा मिलने चाहिए, वरना तुम्हारी खैर नहीं। सैनिक उल्टे पैर वापस लौट गया। प्रलय अपनी माँ के कमरे के बाहर पहुँचा तो वे छुपकर रानी कालिंदी और महामंत्री की बातचीत सुनने लगा। महामंत्री रानी को बताता है कि प्रलय ने महाराज की हत्या कर दी है और इस बात का पता बड़ी रानी और विजय को चल गया था, इसलिए वे खतरे को देखते हुए महल छोड़कर कहीं चले गए हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे विश्वास नहीं होता कि प्रलय ही अपने पिता का हत्यारा है। आपको यह सब किसने बताया? दासी सावित्री ने। दासी सावित्री झूठ भी तो बोल सकती है। एक दासी की बात पर विश्वास करके हम अपने बेटे के साथ कोई गलत सलूक नहीं कर सकते। ठीक है रानी जी, तब मैं जल्द से जल्द आपको प्रलय के विरुद्ध सारे प्रमाण लाकर देता हूँ। महामंत्री की बात सुनकर प्रलय से रहा नहीं गया और वे क्रोध से चीखता हुआ भीतर पहुँच गया। दुष्ट महामंत्री, तू मुझे ही महाराज का हत्यारा बता रहा है। ठहर, मैं अभी तुझे मजा चखाता हूँ। और प्रलय ने अपनी तलवार निकालकर महामंत्री के पेट में घोंप दी। महामंत्री लहूलुहान होकर जमीन पर गिर गया और कुछ ही क्षणों में उसकी मृत्यु हो गई। यह तुमने क्या किया प्रलय? महामंत्री जी को ही मौत के घाट उतार दिया, जो हमारे सबसे ज्यादा वफादार थे। हाँ माँ, यह काम तो मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। यह धूर्त बूढ़ा वफादार नहीं बल्कि गद्दार था, विजय का खरीदा हुआ गुलाम था। तभी तो ये काफी समय से मुझे प्रजा और तुम्हारी नजरों से गिराने के लिए मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा था, ताकि राजगद्दी विजय को मिल जाए। खामोश नीच, तुम्हारी इस हरकत से मुझे विश्वास हो गया है कि मेरा सुहाग और अपने पिता के हत्यारे तुम ही हो, अजय नहीं। दुष्ट, हम तुम्हें ऐसी सजा देंगे। बस माँ, आगे कहने की जरूरत नहीं है। मैं समझ गया कि अब तुम अपनी बाकी की जिंदगी काल कोठरी में काटना चाहती हो। चिंता मत करो, मैं अभी व्यवस्था करा देता हूँ। और उसने एक सैनिक को आदेश देकर अपनी माँ कालिंदी को गुप्त तरीके से काल कोठरी में डलवा दिया। फिर प्रलय सिंह ने सेनापति को बुलवाकर आदेश दिया, सेनापति, 2 दिन के पश्चात हम अपना राज्य अभिषेक करवाना चाहते हैं, तो आप हमारे राज्य अभिषेक की तैयारी शुरू करवा दो। जो आज्ञा युवराज। उधर बड़ी रानी विजय और उनकी दासी सावित्री के साथ जंगल से होते हुए जा रही थी। दासी रानी से कहती है, रानी जी, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि जैसे विजय और अजय दोनों जुड़वा भाई हों। हाँ सावित्री, उसे देखकर तो मुझे भी ऐसा ही लगता है जैसे वे विजय का ही दूसरा रूप हो। काफी देर तक चलते रहने के पश्चात आखिर वे जंगल पार करके अपने राजगुरु के विश्वस्त आदमी की हवेली में पहुंच गए। लेकिन जब वे खाने पीने के पश्चात विश्राम कर रहे थे, तब एक कोढ़ी स्त्री वहां आई और महारानी को देखकर कहने लगी, रानी जी, आप और यहाँ इस हाल में सब कुशल तो है ना? कौन हो तुम? मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। रानी जी, मैं वही दाई हूँ जो प्रसव काल में आपके पास थी। दाई को कोढ़ हो गया था, इसलिए रानी उसे पहचान नहीं पाई। ओह, तो यह तुम हो। मुझे तुम्हारी ये दशा देखकर सचमुच बहुत दुख हो रहा है। तुम्हारी ये दशा कैसे हुई? महारानी जी, मैं अपने पापों का फल भोग रही हूँ। ऐसा क्या पाप किया है तुमने? रानी जी, उस रात आपने 2 सुंदर और स्वस्थ बच्चों को जन्म दिया था, लेकिन रानी कालिंदी के भय तथा इनाम के लालच से मैंने ये सिद्ध किया कि आपने पत्थर को जन्म दिया है। अच्छा, तो मेरे दोनों बच्चे कहाँ हैं? आपके दोनों बच्चे एक टोकरी में रखकर रानी कालिंदी की दासी जमुना ने गंगा में बहा दिए थे, और आपकी पागलों जैसी हालत देखकर महाराज ने कोई अनजान बच्चा आपकी गोद में डाल दिया था।
ये सुनकर विजय कहने लगा, यह झूठ बोल रही है रानी माँ, मैं आपका ही पुत्र हूँ। जरूर यह स्त्री कोई षड्यंत्र रच रही है। विजय बेटे, तुमने भले ही मेरी कोख से जन्म नहीं लिया, किंतु मैंने तुम्हें ही अपना बेटा माना है। बेटा, अपनी अभागिन माँ की एक अंतिम इच्छा पूरी करोगे? आज्ञा दो माँ, आपके इशारे पर मैं अपनी जान की बाजी भी लगा दूंगा। तो अभी राजमहल चले जाओ। मैं राजा के हत्यारे को अपने चरणों में देखने की इच्छा रखती हूँ। माँ की आज्ञा का हर हालत में पालन होगा। और विजय एक मामूली सैनिक का वेश धारण कर अपने नगर पहुँच गया। उस समय वहाँ युवराज प्रलय के राज्याभिषेक की तैयारियां हो रही थी। कुछ देर बाद विजय राजगुरु के निवास स्थान पर पहुंचा। राजगुरु ने उसे बताया, बेटा विजय, प्रलय सिंह ने अपनी माँ कालिंदी और अजय सहित उसके माता पिता को भी काल कोठरी में डलवा दिया है। कल प्रलय का राज्याभिषेक होने वाला है और हमें इस राज्याभिषेक को रोकना होगा। पर इससे पहले तुम अजय और रानी कालिंदी को कारागार से मुक्त कराओ, तभी हम उसका राज्याभिषेक रुकवा पाएंगे। ठीक है राजगुरु जी, ऐसा ही होगा। मैं आज रात को ही अजय और माँ कालिंदी को कारागार से मुक्त कराता हूँ। राजगुरु विजय को अंगूठी देते हुए कहते हैं, ये अंगूठी रख लो बेटा, इसे दिखाने पर पहरेदार तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे और तुम्हें अजय से मिलने देंगे। ठीक है गुरुजी, अब मैं चलता हूँ। बेटा, कल राज तिलक के समय राजमहल अवश्य पहुँच जाना। अवश्य राजगुरुजी। फिर विजय तहखाने के रास्ते से जेल में पहुँच जाता है। वहाँ पर 2 प्रहरी खड़े होते हैं। वे उन्हें राजगुरु द्वारा दी गई अंगूठी दिखाता है और कहता है, मैं युवराज प्रलय सिंह का विशेष अंगरक्षक हूँ। उनके आदेश से मैं अजय से पूछताछ करने आया हूँ और उससे एकांत में बात करना चाहता हूँ। प्रहरी उससे पूछता है, क्या आपके पास युवराज का पहचान चिन्ह है? विजय ने जब वह अंगूठी निकालकर उन्हें दिखाई, अंगूठी देखते ही उन्होंने विजय को अजय से मिलने दिया। अजय से मिलने पर विजय ने उसे बताया कि मैं जानता हूँ तुम निर्दोष हो और तुम एक वीर योद्धा हो। कल प्रलय का राज तिलक होने वाला है और इसे रोकने में मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। अवश्य मित्र, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, लेकिन उससे पहले तुम मुझे इस काल कोठरी से बाहर निकालो। विजय ने अजय को बाहर निकलने की योजना समझाई और इसके बाद अजय ने दोनों प्रहरियों को जेल के अंदर बुलाया। अजय और विजय ने मिलकर उन दोनों को जेल के अंदर बंद कर दिया और खुद रानी कालिंदी की खोज में आगे बढ़ गए। दूसरी काल कोठरी में रानी कालिंदी अपनी दासी जमुना के साथ बंद थी। जब अजय और विजय वहां पहुंचे तो रानी कालिंदी कहने लगी, बेटा विजय, मुझे यहाँ से मुक्त कराओ। हाँ राजमाता, इसीलिए तो मैं यहाँ पर आया हूँ। विजय बेटा, महाराज का असली हत्यारा प्रलय सिंह ही है और राज्य के असली वारिस तुम हो, इसलिए राज्याभिषेक तुम्हारा होना चाहिए, क्योंकि बड़ी रानी के दोनों जुड़वा बच्चों में से उनका एक बेटा तुम ही हो। यह तुम क्या कह रही हो राजमाता? वही जो सच है। विश्वास ना हो तो जमुना से पूछ लो। इसने ही बड़ी रानी के दोनों बच्चों को नदी में बहाया था। जमुना कहती है, हाँ राजकुमार, रानी जी ठीक कह रही हैं। विजय और अजय जल्दी ही रानी कालिंदी और जमुना को लेकर राजगुरु द्वारा बताए गए गुप्त स्थान पर पहुंच गए। उन सभी ने रात वहीं गुजारी। अगले दिन जब राज्याभिषेक की संपूर्ण तैयारियां हो चुकी थी, तो सेनापति दरबार में खड़े होकर कहने लगा, राज्य के सभासदों, महाराज की मृत्यु के पश्चात मैं आज युवराज प्रलय सिंह को नया राजा घोषित करता हूँ। राजगुरु जी, मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप स्वयं अपने हाथों से युवराज के सर पर ताज रखें। राजगुरु सिंहासन पर बैठे प्रलय सिंह के पास पहुँचे और जैसे उन्होंने मुकुट को हाथ लगाया, तभी उन्हें एक आवाज सुनाई दी, ठहरिए राजगुरु जी, कहीं ऐसा न हो हत्यारा राजा बन जाए
और सच्चा अधिकारी अपने हक से वंचित रह जाए। प्रलय सिंह अपनी माँ कालिंदी को वहाँ देखकर हैरान रह गया। तभी रानी कालिंदी सभी दरबारियों और सभासदों को संबोधित करते हुए कहती है, आदरणीय सभासदों एवं मंत्री गणों, आप सभी जानते हैं कि महाराज ने मुझे राजमाता घोषित किया था और मेरी इच्छा से ही प्रलय को युवराज बनाया जाना था, पर मैं नहीं चाहती कि महाराज के हत्यारे को राजा बनाया जाए। इसलिए मैं राजमाता की हैसियत से सेनापति जी को आदेश देती हूँ कि वह इसी समय महाराज और महामंत्री के हत्यारे को गिरफ्तार करके जेल में डाल दें। सेनापति जी, हमारे आदेश का पालन किया जाए। जो आज्ञा राजमाता जी। प्रलय सिंह उस समय निहत्था था। शीघ्र ही सेनापति और कुछ सैनिकों ने मिलकर उसे गिरफ्तार किया और कारागार में डाल दिया। तभी विजय भी अपनी माँ और दासी सावित्री के साथ वहाँ आ पहुँचा। रानी कालिंदी कहती है, राजमाता होने के नाते मैं विजय को इस राज्य का नया राजा घोषित करती हूँ। सारे दरबार में विजय की जय जयकार होने लगी। महाराज विजय की जय हो। जब अजय के माता पिता को कारागार से मुक्त करके दरबार में लाया गया तो बड़ी रानी कहती है, धन्य है आप दोनों जो आपने अजय जैसे बहादुर बेटे को जन्म दिया। यह सुनकर पंडित जी कहते हैं, काश महारानी जी आपकी बात सच होती। क्या मतलब, क्या अजय आपका बेटा नहीं है? महारानी जी, अजय हमें नदी में बहता हुआ मिला था, परंतु इससे पहले कि पंडित जी अपनी बात पूरी करते, अजय उनसे कहने लगा, नहीं बापू, ऐसा मत कहिए, मैं आपका ही बेटा हूँ। बेटा, जो सच्चाई है वह छुप नहीं सकती, पर हमने तुझे अपने बेटे से बढ़कर माना है और अपने बेटे की तरह ही पाला है। फिर पंडित जी ने अजय के मिलने और दूसरे बच्चे के हाथ से निकल जाने की सारी कहानी कह सुनाई। यह सुनकर बड़ी रानी कहती है, इसका मतलब यह हुआ कि अजय वास्तव में विजय का ही जुड़वा भाई है। ईश्वर का लाख लाख शुक्र है कि समय पर हमारे दोनों बेटे हमसे मिल गए। असलियत जानकर सभी की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। बड़ी रानी ने अपने दोनों बेटों अजय और विजय को गले से लगा लिया। यह कितना सुखद मिलन था। स्वर्गीय महाराज की आत्मा को भी जैसे अपने बेटों को सामने देखकर शांति मिल गई थी। उसके बाद पंडित पंडिताइन कुछ दिन राजमहल में बिताने के बाद तीर्थ यात्रा पर चले गए। अजय विजय अपनी माँ को जितना सम्मान देते थे उतना ही सम्मान राजमाता कालिंदी को देते थे। अब अजय विजय अपनी माँ के संरक्षण में प्रजा की देखभाल करते हुए आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। अब उनके राज्य में कोई भी दुखी एवं गरीब ना था। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और इसी तरह की कहानियाँ देखने के लिए दिव्या सागर स्टोरीज को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।